पार्लियामेंट्री मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के 4 लाइन के ट्वीट ने पूरे देश में अचानक से सरगर्मी तेज कर दी है। संसद का विशेष सत्र इसकी घोषणा की गई है। लोकसभा और राज्यसभा को 5 दिनों के लिए 18 सितंबर से 23 सितंबर के लिए 5 सेशंस के लिए आमंत्रित किया गया है। अमृतकाल में सार्थक चर्चा और बहस का आह्वान है, जहां पूरा का पूरा मॉनसून सेशन सत्ता और विपक्ष की तनातनी में स्वाहा हो गया। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष अविश्वास के प्रस्ताव को ले आया। अविश्वास के प्रस्ताव से पहले सरकार ने दोनों सदनों में 23 बिल पारित करवा लिए और फिर जो बहस हुई उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो जोर आजमाइश हुई उसे देश के साथ साथ दुनिया ने देखा। वहां पर सार्थक चर्चा और बहस की बात वो भी विशेष सत्र बुलाकर जरा बात हजम नहीं हो पा रही है साहब। इसलिए भी कि विशेष चर्चा गले की फांस बना हुआ है क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कोई एजेंडा सामने रखा ही नहीं है। विपक्ष से कोई बातचीत नहीं हुई है। विपक्ष तो शायद अचरज में है कि भाई ये हुआ क्या। बीते दिनों जो हुआ है अगर उस पर नजर डालें तो शायद कुछ कड़ियां समझ में आ जाए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के ट्वीट से पहले गुरुवार की शाम 26 दलों की विपक्षी एकता की मीटिंग मुंबई में थी। विपक्षी दलों का एजेंडा चाहे जो भी रहा हो, बीजेपी ने इस बैठक को सिरे से हमेशा खारिज किया है या इस तरह की बैठकों को। मीटिंग में जाने से पहले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सभी बड़े नेताओं ने संकेत दिए कि लोकसभा के चुनाव मई से पहले कराए जा सकते हैं, लिहाजा विपक्ष को तैयार रहना चाहिए। लोकसभा प्रीपोन करने की बात ये सारे नेता किस आधार पर कर रहे हैं, इसके बारे में किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। शायद इन नेताओं को भी नहीं होगी। अटकलें हैं कि विपक्षी एकता से घबराई भारतीय जनता पार्टी चुनाव पहले कराना चाहती है ताकि विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मौका न मिल पाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरान जाने। लेकिन क्या चुनावों को मिशन मोड में लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हर वक्त चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में खड़ी होती है, उसके लिए चुनाव तैयार करना या चुनावी पृष्ठभूमि तैयार करने की कोई जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव को युद्ध स्तर पर हमेशा लड़ा है और कभी भी लड़ सकती है। लिहाजा अगर विपक्षी दलों के दिल में यह बात है कि उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा तो इसमें दम हो सकता है। 2004 में भी वाजपेयी सरकार ने यही सोचा था जब उन्होंने इलेक्शन प्रीपोन किए थे कि विपक्ष को एकजुट होकर युद्ध करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी वजह क्या हो सकती है? देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले तिमाही और उसके अगले तिमाही यानी कि आगे आने वाले तिमाही में जीडीपी के धांसू आंकड़े सामने आने वाले हैं। यह वैसा ही है जैसे वाजपेयी जी के जमाने में 2004 में जीडीपी का आंकड़ा 8 के ऊपर लगातार चल रहा था। लेकिन उस वक्त इंडिया शाइनिंग का दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। तो क्या एक बार फिर इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 की वजह से लोकसभा के पोल्स को प्रीपोन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? यह बड़ा सवाल है। मौजूदा शासन क्या ऐसी गलती दोबारा करेगा? यह कहना जरा मुश्किल है। तीसरी बात, सब्सिडी को घिनौनी राजनीति करार देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा कर दे तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक पैनिक मोड है। पैनिक बटन दब चुका है साहब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जिस अंदाज में कर्नाटक और पंजाब में सब्सिडी के दम पर जनता को लुभाया और दिल्ली का परिणाम तो पहले ही देख चुके हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई हैं। सब्सिडी बेस्ड राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो वोट भी नहीं पाएगी। चौथी बात, अडानी पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ओसीसीआरपी यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के बाद से शेयर बाजार जनवरी में तो धराशायी हुआ ही, अभी भी अगस्त के अंतिम क्षणों में भी धड़ाम से नीचे गिर रहा है।
एक के बाद एक झटके अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी की नजदीकी धीरे धीरे मोदी जी की छवि को जरा डेंट करने लगी है। करप्शन या अडानी को प्रोटेक्शन, ये दोनों बातें धीरे धीरे जनता के दिल में अब बैठने भी लगी है। अडानी का गड़बड़ झाला बहुत जल्द शायद सरकार पर भारी भी पड़ सकता है। करप्शन, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार ने हमेशा यह बताया कि वो करप्शन से कोसों दूर है, वो एक बार फिर सरकार की छवि धूमिल कर सकती है, यह खतरा है। पांचवी बात, चीन के साथ बीते 3 साल से लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ का मामला फौलाद की छवि वाली सरकार पर अब धीरे धीरे भारी पड़ने लगा है। चीन का बार बार यह कहना कि वो भारत की जमीन को छोड़ेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा, मोदी सरकार पर असर डालने लगा है। चीन के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अक्साई चिन्ह को चीन की सीमा के भीतर चीनी नक्शे में दिखाया जाना, और वो भी G20 के ठीक पहले, अपने आप में एक बड़ा विवाद है। इसके साथ साथ G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद भी नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने भारत की विश्व गुरु वाली छवि को तोड़ने में या उसे डेंट करने में कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो क्या एक वक्त आ सकता है जहां मोदी सरकार चीन के साथ घमासान का जोखिम उठा ले? यह कहना मुश्किल है साहब, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए, किसने सोचा था कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर वार कर सकते हैं आतंकी ठिकानों पर? तो कुछ भी हो सकता है साहब। छठी बात, मणिपुर में हिंसा का दौर 4 महीने से जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने न अपना मुख्यमंत्री बदला, न सरकार को कोई आंच आने दी। मणिपुर जलता रहा, सरकार चुप रही। विपक्ष ने तो मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव को भी संसद में लाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने मणिपुर को सुलगने दिया। अविश्वास प्रस्ताव को मोदी सरकार ने विपक्ष को लताड़ो प्रस्ताव में तब्दील कर दिया। सरकार की उपलब्धियों पर तो शायद कभी बातचीत हुई, विपक्ष को घेरने में सत्ता पक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सातवीं बात, लाल किले के प्राचीर से अपने 10वें भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण को इस तरीके से आज तक इस्तेमाल किया होगा। लाल किले का भाषण देश के संदेश के नाम पर तो कम, चुनावी शंखनाद के तौर पर ज्यादा दिखता रहा। आठवीं बात, भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में 3 महीने बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नेता विपक्ष घोषित नहीं किया है। पार्टी के विधायक टूटने की कगार पर बैठे हुए हैं कई राज्यों में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस डिक्लेयर करने की स्थिति में है ही नहीं। असम को छोड़ दें तो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर की हिंसा के बाद से भारतीय जनता पार्टी का इकबाल कम होता दिखाई दे रहा है। दक्षिण के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत अच्छी या मुफीद नहीं है। बिहार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सिर फटोबल से परेशान है, कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। उड़ीसा और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मार्जिनल प्रेजेंस है, उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो चुनावी तौर पर मामला गंभीर बन सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी चुनाव की घोषणा नहीं की तो। आखिरी 8वां पॉइंट, जो कि हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महंगाई। पूरे देश में जबरदस्त महंगाई है साहब। 2020 के आर्थिक अव्यवस्था की वजह से, जो कि पूरी दुनिया भर में इसकी मार पड़ी, डिमांड और सप्लाई का पूरा चेन और इक्वेशन गड़बड़ा गया है। महंगाई आसमान पर है। दरअसल देखा जाए तो बीते 3 सालों में महंगाई लगभग दूनी हो चुकी है, और यह मोदी सरकार के अंतराल में ही हुआ है। सरकार महंगाई के इस दंश को कैसे न्यूट्रलाइज करे, लेकिन इसमें सरकार की कमी भी कई जगहों पर दिखाई देती है। 15 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 35% से ज्यादा की कमी हो रही है। 15 महीने से तेल की कीमतें कम है, लेकिन भारत के में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल्कुल कम नहीं हुई हैं। तेल की कंपनियां जबरदस्त मुनाफा पीट रही हैं
जनता त्राहिमाम कर रही है। सब्जी, अनाज, तेल, जरूरत का सामान लोगों की पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है। लोगों की कमर टूट रही है। जब 2 महीने तक 200 रुपए किलो का टमाटर बिका तो देश को समझ में आ गया कि जब प्याज 80 रुपए किलो बिका था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर क्या असर पड़ा था। अमीर हमारे देश में पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मध्य वर्ग और गरीब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गरीब हो चुका है और दो आने के लिए तरस रहा है। बड़ी बात यह है कि महंगाई से आने वाले 1-2 साल तक छुटकारा मिलता दिखाई भी नहीं दे रहा, और वो इसलिए नहीं क्योंकि भारत की ये स्पेशल कंडीशन है, इसलिए क्योंकि दुनिया भर का यही हाल है। तो इन सभी वजहों से सरकार के पास विकल्प बहुत कम है कि एक प्रचंड बहुमत के साथ 2024 के चुनाव के बाद सरकार अपने आप को एक बार फिर से स्थापित करे। लेकिन क्या मोदी सरकार इलेक्शन को प्रीपोन करने का जोखिम उठाएगी? क्या वाजपेयी सरकार की द्वारा की गई गलती को एक बार फिर दोहराएगी? व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है साहब कि जितना मैंने मोदी सरकार को देखा है बीते 9.5 साल में, और बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी को देखा है उनके 12 साल के कार्यकाल में, उनको जज करना बड़ा मुश्किल है साहब। उनके शॉक एंड ऑ, डिसरप्टर पॉलिटिक्स, इसका एडवांटेज लेने में कोई मुकाबला नहीं है। इनकी क्षमता का आकलन आप नहीं कर सकते कि वो कब और क्या कर बैठे। टेकिंग बाय सरप्राइज उनकी सबसे बड़ी खासियत है। किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर लीजिए, किसी भी जर्नलिस्ट की बात कर लीजिए, उसके बस की बात नहीं है कि समझ सके कि मोदी और शाह की जोड़ी कब और क्या सोच रही है। शायद यही वजह है कि 10 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में उनकी जोड़ी का कोई प्लानर नहीं है। इसलिए अटकलों का बाजार भी बहुत गर्म है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सदन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा को 5 दिनों के लिए बहस के लिए बुलाया जाए। यह बात गले के नीचे उतर नहीं रही है लोगों को। अब तो देखना यह है साहब कि 26 सितंबर के आसपास, यानी कि 22 सितंबर को आखिरी दिन होगा विशेष सत्र का, 26 सितंबर के आसपास क्या होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव की घोषणा तो हो ही सकती है, इसकी संभावनाएं बड़ी प्रबल है। लेकिन इसके आगे भी कुछ होगा क्या? क्या डिस्ट्रप्शन है? बस इंतजार कीजिए।